नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। इस वीडियो के ज़रिए हम एनसीईआरटी नए साम्राज्य और राज्य अध्याय 10 कक्षा 6वीं के विषय में एक संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण इसलिए ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से भारतीय साम्राज्यों का बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, कैसे गुप्त वंश प्रारंभ हुआ, कैसे दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण वंश प्रारंभ हुए, इनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। वे भी बहुत सरल तरीके से, चूँकि शीर्षक ही है एनसीईआरटी, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी अपने एक अच्छे मटेरियल के लिए जानी जाती है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इसे ही प्रेफर किया जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों जैसे कि स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी जैसे लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी हो, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस कक्षा के स्टूडेंट भी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम आपको वीडियो को समझाते चलेंगे, बस पूरा ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए और कान लगाकर इस वीडियो को सुनिए। किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस विषय में उतर जाएं, यानी कि आप इमेजिन करने लगें। जब तक आप किसी भी विषय में चिंतन प्रारंभ नहीं करते तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। चीज़ों को रटने से आप समझ नहीं सकते, और जब तक आप किसी चीज़ को समझ नहीं सकते तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। आपके पास बड़ी मोटी डिग्रियां भी हो जाएंगी तो उनका क्या मतलब, जिन्हें आपने रट कर प्राप्त किया है। इसलिए चीज़ों को समझने का प्रयत्न कीजिए। समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे फील कीजिए, अनुभव कीजिए और अपने विचार बनाइए कि आप इनकी जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे कि जब मानव इस धरती पर उत्पन्न हुआ तो वह बंदर की तरह था। धीरे धीरे उसकी पूंछ गायब हुई, धीरे धीरे वह सीधा हुआ और वर्तमान मानव के स्वरूप में आया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल की जानकारियों की बात करें तो इस समय पत्थर या पत्थरों के औजार, कंकाल, मृदभांड, मिट्टियों के बर्तन और इस समय के कुछ अलग अलग प्रकार के अवशेषों से जानकारी मिलती है। इसके बाद में समय बढ़ता गया, सिंधु घाटी की सभ्यता आई, इसमें भी इसी तरह की जानकारी मिली। यहाँ भाषा तो मिली, लेकिन वह ऐसी भाषा थी जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी की जो शैली थी, लिखने की कला थी, वह चित्रात्मक कला थी, यानी सिंधु भाषी हमेशा अपनी बात को चित्रों के माध्यम से दर्शाया करते थे। यही कारण है कि इस समय की जो भाषा है वह हमसे परे है और इन्हें ज़्यादा समझा नहीं जा सका है। इसीलिए लेकिन जब आगे आगे बड़े लोग, मनुष्यों का विकास अच्छी तरह से हुआ, वे भाषाओं को समझने लगे और लिखने की कला से भी जानकार हो गए, तो उन्होंने बड़े ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। एक विषय हमेशा से ही विवादों में रहता है कि भारत की बात करें और अन्य यूरोपीय देशों की बात करें तो भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहास में एक बड़ा अंतर यह मिलता है कि यूरोप में आप 1000-2000 साल पहले की भी घटनाओं को जानना चाहें तो आपको स्पष्ट रूप से तिथियों में जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप भारतीय इतिहास में 150-200 साल पहले भी किसी महापुरुष के जन्म की तिथि जानना चाहें तो कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि लगभग इस तिथि में इनका जन्म हुआ रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय इतिहास तिथियों के मामले में एक स्पष्ट इतिहास नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारतीय जो रचनाकार रहे वे हमेशा राजाओं की शरण में रहे, इसलिए वे राज्य कवि रहे और उन्होंने हमेशा श्रृंगार और वीर रस में अपनी रचनाएं लिखी। साथ ही साथ उन्होंने कई बार अतिशयोक्ति भी की और साथ ही साथ इस समय भारत में एक आध्यात्मवाद सा रहा है शुरुआत से ही, इसलिए भारत में धार्मिक ग्रंथों की भरमार ज़्यादा मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसे कई इतिहासकार हुए जिन्होंने एक स्पष्ट इतिहास दिया। दोस्तों, इन्हीं इतिहासों की एक श्रृंखला में प्रशस्ति भी आती है। प्रशस्ति का अर्थ होता है, प्रशस्ति जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। राजा की प्रशंसा में जब कोई कवि या कोई लेखक कुछ लिखता है तो उसे प्रशस्ति कहा जाता है। इसी तरह एक बड़ी सी चट्टान, एक शिलालेख में जो इलाहाबाद के पास स्थित है, इलाहाबाद जिसका वास्तविक नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद यानी कि इसका
इलाहाबाद, अल्लाहाबाद ऐसे मुस्लिम धर्म से संबंधित इसका नाम रखा गया था, जबकि वर्तमान में भी इसका नाम प्रयागराज हो गया है, जो कि इसका पुराना और प्राचीन नाम है। तो इसी प्रयाग के नाम पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। अगर आप इतिहास में गुप्त वंश पढ़ते हैं तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है और उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी। इसे उनकी मंत्री परिषद के एक विद्वान हरिशेन ने लिखी थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश के शासक रहे, इनके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इसी तरह की प्रशस्तियों से प्राप्त होती है। इसके बाद हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पर नज़र डालें तो समुद्रगुप्त जो मुख्य रूप से गुप्त वंश के शासक रहे हैं, गुप्त वंश की बात करें तो भाई गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त शुरुआत में तो एक सामंत थे, यानी कि वे एक राजा के अधीन थे, लिच्छवी शासकों के अधीन थे। बाद में उनके जो पुत्र हुए घटोत्कच, वे भी उनका जीवन भी अधीनता में निकला। इसके बाद जो इनके नाती हुए, घटोत्कच के पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने ही पहली बार अपने आप को स्वतंत्र शासक नियुक्त किया और ये पहले गुप्त शासक रहे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, इसी से ही ये पता चलता है कि एक स्वतंत्र शासक बन चुके थे। साथ ही साथ इन्होंने अपने स्वयं के सिक्के भी प्रारंभ किए। इस तरह से एक नए बड़े साम्राज्य गुप्त वंश का उदय हुआ। समुद्रगुप्त वे शासक रहे जिन्होंने गुप्त वंश को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल, माफ़ कीजिए नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, भूटान, तिब्बत, ऐसे काफ़ी सारे देशों को इन्होंने अपने अंदर बना लिया, इन साम्राज्य विस्तार किया। इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों की माने तो वास्तविक रूप से समुद्रगुप्त और नेपोलियन के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। समुद्रगुप्त जो कि एक उदार शासक थे, एक विद्वान लेखक थे, साथ ही वीणा वादन कला को अच्छी तरह से जानते थे और एक बहुत अच्छे प्रकार के शासक रहे, जबकि नेपोलियन मुख्य रूप से एक तानाशाह शासक रहा और उनका साम्राज्य स्थिर साम्राज्य नहीं रहा। जबकि समुद्रगुप्त ने जिन जिन जगहों को जीता वे तब तक उनके अधीन रही जब तक गुप्त वंश रहा और अन्य गुप्त शासकों ने भी उन पर शासन किया। जबकि नेपोलियन का कार्यकाल एक छोटा सा रहा और 1816 में वाटरलू के युद्ध के साथ उसका पत्ता कट हो गया। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें हरिशेन इनके विषय में लिखते हैं, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के बाद भी के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता है। दोस्तों हालांकि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, भारतीय विद्वान ज़्यादातर जो कि किसी न किसी शासक की शरण में हुआ करते थे, वे अक्सर इसी तरह की अतिशयोक्ति पूर्ण बातें कहा करते थे। अब आप ही देखिए, किसी का शरीर इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, उसके बाद भी वो इतना सुंदर लग रहा है। कहीं ना कहीं ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इसके बावजूद समुद्रगुप्त एक महानतम सम्राट रहे हैं, जो कि गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय न केवल धर्म बल्कि हर प्रकार से भारत आगे बढ़ा। समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। हरिशेन लिखते हैं, 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। पहली श्रेणी में आर्यावर्त के उन 9 शासकों का वर्णन है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हमने यहाँ पर मैप दिखाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हरे रंग का जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा मानचित्र में, वही आर्यावर्त है और इस आर्यावर्त को भी समुद्रगुप्त जीत लिया था। दूसरे में इसके बाद दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियां अत्यंत संपन्न थी। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीता, लेकिन उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी।
दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं मैप में दक्षिण पथ के जो शासक हैं समुद्रगुप्त ने इन पर विजय तो प्राप्त की, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रहने दिया, बस उन्हें टैक्स इन्हें देना होता था। पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। यानी एक प्रकार से इन्होंने स्वयं से अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने कहा भाई हम पहले से छोटे छोटे राज्य हैं, क्यों हम पर युद्ध करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पहले ही गिफ्ट लेकर आते हैं और चलिए समझौता कर लेते हैं। तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे अक्सर। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि ये भी इनके अधीन हुआ करते थे और इन राज्यों को आप बैंगनी रंग में देख सकते हैं। चौथे में आते हैं वहाँ इलाके यानी कि भारत के बाहर के इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के जो अधीन आते थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, यानी कि समुद्रगुप्त ने शक, कुषाण और श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था। और इन शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह किससे किया? समुद्रगुप्त से किया और उसके संबंधियों से किया, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली शासक था, इसलिए इन्होंने पहले ही समझौता कर लिया। आप इन वह शासकों को नीले रंग में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति, अन्य गुप्त शासक। प्रयाग प्रशस्ति न केवल समुद्रगुप्त के बारे में बताती है, न केवल उसकी विजयों के बारे में बताती है, बल्कि प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के अन्य शासकों के बारे में भी बताती है और एक प्रकार से यह जो समुद्रगुप्त है इनके पूर्वजों की वंशावली बताती है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मैंने पहले बताया था कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो आपको याद होना चाहिए श्रीगुप्त ने की। इनका पुत्र घटोत्कच था, लेकिन इन दोनों ने कभी महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने केवल राजा की उपाधि धारण की, इन्होंने केवल महाराज की उपाधि धारण की। इन शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये छोटे शासक रहे होंगे, इसीलिए इन्होंने छोटी उपाधि धारण की। इससे ये सीधा स्पष्ट साबित होता है कि ये किसी के अधीन रहे होंगे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने सीधे महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इससे स्पष्ट होता है कि एक स्वतंत्र शासक और शक्तिशाली शासक बनने की ओर था। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख इनका मिलता है। समुद्रगुप्त की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में अभिलेख, सिक्के तथा उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के भी अभिलेख व वंशावली से मिलती है। दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे, इनका जो पहला पुत्र था रामगुप्त, जिनके बारे में कई सालों से जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर अभिलेखों से मालूम पड़ा कि इनका एक पुत्र था रामगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक तो था, किंतु ये बहुत डरपोक शासक था। एक दिन हुआ कि रामगुप्त की पत्नी को कोई उठा के ले गए, दुश्मन लोग उठा के ले गए, तो वह अपनी पत्नी को छुड़ाकर भी नहीं ला सकता था, इतना डरपोक था। चंद्रगुप्त गया और अपनी भाभी को छुड़ा कर ले आया। भाई छुड़ा कर के ले आया, चंद्रगुप्त ने उसी से शादी कर ली। रामगुप्त बोला भाई अब मैं करूँगा क्या, वो त्याग याग सब छोड़ छाड़ के, राजपाट छोड़ छाड़ के वो वन को चला गया तपस्या करने। और फिर पूरी शक्ति आ गई, राज सिंहासन बिना किसी विरोध के मिल गया चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम बेताल जैसी कहानियां जो आप सुनते हैं वह इन्हीं से रिलेट होकर बनी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? उज्जैन को बनाया, और उज्जैन में भी ये रहा करते थे और इन्हीं के दरबार में कालिदास, धंतोवरी जैसे महत्वपूर्ण विद्वान रहे। इन्हीं के शासनकाल में 9 रत्नों वाला मंत्रिमंडल हुआ करता था। विक्रम संवत भी इन्होंने प्रारंभ की। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की।
तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, यानी कि शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त की और फिर 58 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की, विक्रम संवत की अपने नाम पर, और साथ ही साथ विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। दोस्तों साथ ही हम इसमें हर्षवर्धन की भी बात करेंगे, जो कि वर्धन वंश के तीसरे शासक रहे। तीसरे शासक से बात करें तो वर्धन वंश, जिसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी, जो कि यही कारण है कि इस वंश को पुष्यभूति वंश इनके पिताजी के नाम पर भी कहा जाता है, या फिर वर्धन वंश इनके सरनेम के नाम पर भी इस वंश का नाम पड़ा। पुष्यभूति वर्धन की जब मृत्यु हुई तो उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली, किंतु जल्द ही उनका एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और फिर न चाहते हुए भी हर्षवर्धन को राज सिंहासन पर बैठना पड़ा। इनकी कठिनाइयाँ कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय बाद इनके जो जीजा रहे, इनकी बहन के पति की भी हत्या बंगाल के शासक द्वारा कर दी गई, जिसके कारण इनकी बहन विधवा हो गई और फिर इन्होंने अपनी बहन के जो साम्राज्य है उसका भी साथ साथ कार्यभार संभाला, और एक समय बाद जाकर इन्होंने उस साम्राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। करीब 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर वे अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता प्राप्त की, उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा घाटी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यह एक महत्वपूर्ण युद्ध रहा, क्योंकि हर्षवर्धन, जो कि उत्तर भारत में एक बड़ी विराट साम्राज्य वाले एक विशाल छवि के शासक थे, साम्राज्य निर्माता थे, उन्हें नर्मदा की घाटी पर आते ही पुलकेशिन द्वारा रोका जाना एक ऐतिहासिक था। कहा जाता है कि यहाँ पर कौन जीता इसका तो कोई पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों बराबर शक्तिशाली थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि पुलकेशिन जीते और कुछ कहते हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। जो भी कहा जाए, लेकिन इतिहास ये कहता है कि हर्षवर्धन नर्मदा के आगे दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाए। हर्ष चरित्र की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनाने तक का वर्णन इसमें मिलता है। चीनी यात्री शिरनतांग, जिसे हम साधारण भाषा में या फिर ज़्यादातर इतिहास की बुक्स में हैंसांग कहा जाता है, और एनसीईआरटी में हैंसांग को सैनतांग कहा गया है, शायद ये इनका वास्तविक नाम रहा है, लंबे समय तक हर्ष के दरबार में रहा। साथ ही साथ हैंसांग हो या फिर फायान हो, ये सभी भी हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। दोस्तों यहाँ पर हम दक्षिण भारत की ओर नजर डालें तो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इस पर हम देखें, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, यानी कि पल्लव चालुक्य आपस में ही लड़ते रहते थे और अपने एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करके अपने में मिलाने का प्रयास करते थे। हालांकि दोनों में से कोई ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, दोनों ही बराबर शक्तिशाली थे। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से भी पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों, खासतौर से उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है।
पुलकेशिन को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार रवि कीर्ति अपनी प्रशस्ति में कहते हैं कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, लेकिन रवि कीर्ति यहाँ पर अपनी प्रशस्ति में लिखते हैं, इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। यानी कि इस हार के बाद हर्ष अब उतना खुशहाल नहीं था, क्योंकि उसे एक करारी हार मिली थी, क्योंकि इससे पहले हर्षवर्धन कभी हारा नहीं था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी और वह भागकर चला गया। दोस्तों आगे देखें कि चालुक्य की विजय अल्पकालीन रही और पुलकेशिन द्वितीय के हटने के बाद ही इस वंश पर आक्रमण होना प्रारंभ हो गए। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, चाहे वह पल्लव हो या चालुक्य हो, दोनों एक दूसरे से लड़ते थे और आपस में ही लड़ते लड़ते दोनों कमज़ोर हो गए और पल्लवों और चालुक्य को अंत में तीसरे राष्ट्रकूट वंश ने आकर तथा चोल वंश ने आकर इन दोनों को समाप्त कर दिया और अपने राज्य में मिला लिया। हम राज्य प्रशासन की बात करें तो हम यहाँ पर गुप्त वंश के राज्य प्रशासन की बात करना चाहेंगे। जैसे कि आप राजशाही वंश में या फिर जब भारत लोकतंत्र नहीं था 1947 से पहले किसी भी वंश की बात करें तो ज़्यादातर वंश के शासक निरंकुश होते हुए भी निरंकुशता नहीं दिखाते थे। यानी कि उनके पास पूरी कमांड थी, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वे मंत्री परिषद की बात मानते थे और मंत्री परिषद के अधीन हुआ करते थे। यही बात गुप्त वंश के शासकों के साथ भी रही। वे पूरी तरह से स्वतंत्र थे। मंत्री परिषद की बात ना मानने के लिए भी उनके पास पूरे अधिकार थे, क्योंकि स्वाभाविक है उनका ही पूरा राज्यपाठ था, लेकिन उसके बावजूद वे सभी का सम्मान करते थे और मंत्री परिषद की बातों को माना करते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिशेन अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बने थे। यानी कि इस समय कुछ पद ऐसे थे जो अब वंशानुगत होते चले जाने वाले थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक यानी कि मुख्य जज होने के साथ साथ वह कुमारात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी था तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। यानी कि एक व्यक्ति एक साथ कई सारे पदों को भी धारण कर सकता था। ये राजा के ऊपर निर्भर होता था कि वह उस व्यक्ति को कितने पद देता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पद अब वंशानुगत हो गए थे, यानी कि उस पद पर अब उसका बेटा बैठेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बैठेगा। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों की बात करें थी जो उस क्षेत्र के धनी व्यक्ति हुआ करते थे, उनका उस क्षेत्र के प्रशासन में महत्वपूर्ण बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहक यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिक के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। यानी कि स्थानीय प्रशासन में भी वैसे ही होता था जैसे कि आज हल्का हल्का इस समय हमें देखने को मिलता है कि जो स्थानीय प्रशासन में खास तौर पर उस क्षेत्र का अगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है तो उसकी ही चलती है। और हालांकि अभी तो लोकतंत्र है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस व्यक्ति ने कह दिया कि ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, ऐसा इस समय चला करता था। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया करते थे।
जैसे कि गुप्त वंश की ही हम बात करें तो जो श्रीगुप्त थे वे एक सामंत थे, एक राज्य के अधीन थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो आया उसने कहा कि अब मेरा साम्राज्य है, वह इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने खुद का साम्राज्य निर्माण कर लिया। इसी तरह हुआ करता था कि पहले धीरे धीरे वे प्रभाव अपने जमाते थे, फिर राजा से एक छोटा सा राज्य लेते थे और फिर बाद में अपने आप को शक्तिशाली बना लेते थे जैसे ही वे राजा को कमजोर पाते थे। सेना की बात करें तो इस समय कुछ राजा अभी भी पुराने शासकों की तरह सेना रखते थे। स्थायी सेना के साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। शासक इन्हें वेतन के बदले भूमि देते थे। सेना नायक शासकों से मिले क्षेत्र में कर वसूली करते थे, जिससे वे अपनी सेना का रखरखाव करते। शासक के दुर्बल होने पर ये सेना नायक स्वतंत्र हो जाते थे। जैसे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के साथ हुआ, उनकी हत्या उनके ही सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि इस समय राजा की कोई स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना की बात करें तो स्थायी सेना खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने पहली बार अपनी स्थायी सेना बनाई थी, एक बड़ी और विशाल सेना। इससे पहले कि सभी शासक, चाहे वे बहुत पुराने ज़माने के हो, चाहे वे दिल्ली सल्तनत की ही हम बात ले लें, तो इस समय के जो शासक हुआ करते थे वे अपनी स्थायी सेना नहीं रखते थे। उनके पास थोड़ी बहुत सेना रहती थी कि अगर महल में किसी ने आक्रमण कर दिया तो कैसे रोका जाए। लेकिन अगर किसी बड़े युद्ध में जाना है तो वे अपने सेना नायकों पर निर्भर रहा करते थे। सेना नायक वे एक प्रकार से सामंत बन गए थे। एक प्रकार से उन्होंने अपना एक स्टेट बना लिया था और उसके वे छोटे से राजा बन गए थे, और उस स्टेट का पूरा कर वे अपनी सेना पर खर्च करते थे और अपने वैभव पर उड़ाते थे। कई बार ऐसा होता था कि कोई स्टेट इतना पावरफुल बन जाता था कि राजा को कमज़ोर पाते ही वह केंद्रीय सत्ता अपने हाथ में ले लिया करता था और फिर एक नया वंश उदय हो जाता था। दक्षिण के राज्यों में सभाओं की हम बात करें तो पल्लवों के अभिलेख से कई स्थानीय सभाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखरेख आदि का कार्य करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां उस नामक सभा के होने की बात कही जाती है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से कुछ बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। इसके बाद हम बात करें जनसाधारण की इस समय एक आम नागरिक कैसे रहता था। ये तो हो गई राजा की बात, ये तो हो गई मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय लोगों की बात। अब एक गरीब इंसान इस समय कैसा रहा करता था, एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय का गरीब भी हमारी तरह रहता था या फिर उसका जीवन हमसे भी अच्छा था। इस समय राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत का प्रयोग बोलचाल के लिए करते थे, जबकि अन्य लोग व महिलाएं प्राकृत भाषा का उपयोग बोलचाल के लिए किया करते थे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि इस समय हिंदी का प्रयोग नहीं होता था। दोस्तों, हिंदी 1000 साल पहले आई हुई भाषा है। इससे पहले प्राकृत, पाली, संस्कृत जैसी भाषाएं बोली जाती थी। प्राकृत जो कि जैन धर्म के लिए भी उपयोग में लाई गई, और वहीं पाली बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी उपयोग में लाई गई। क्योंकि जब बौद्ध धर्म आया रहा होगा तब पाली जनसाधारण की भाषा थी, यानी कि जनता ज़्यादा पाली भाषा को जानती थी, जैसे कि अभी वर्तमान में भारत की ज़्यादातर जनता हिंदी भाषा को जानती है वैसे ही। इसीलिए प्राकृत भाषा जनता उपयोग करती थी क्योंकि ये जन भाषा थी। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम से इसकी जानकारी हमें मिलती है। कालिदास जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, आप इनका कालिदास एक महत्वपूर्ण विद्वान रहे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये गुप्त वंश के चौथे पांचवें जो भी नंबर के शासक रहे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, इनके 9 रत्नों में से एक रहे। ये मुख्य रूप से कश्मीर के थे।
दोस्तों, कालिदास ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जो कि कालजयी हैं और ये महत्वपूर्ण हैं। हालांकि इनके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। कालिदास के इस नाटक में जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। वही अभिज्ञान शकुंतलम, माफ़ कीजिएगा, वहीं कुमार संभवा में इसमें कुमार गुप्त की कहानी इसमें मिलती है हमें। वहीं कुमार अग्निमित्रम में भी एक प्रेम कहानी देखने को मिलती है। चीनी यात्री फासियन यानी कि फाहियान लिखते हैं, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आग्रह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। दोस्तों, इतिहास हमेशा पलटता है। जहाँ हर वर्ग की सम्मान और हर वर्ग को समान समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में, सिंधु घाटी की सभ्यता में, उसके बाद से ही धीरे धीरे एक अछूत सी एक अलग अलग परंपराएं पनपने लगी। मनुष्य जब तक चिंतन करना प्रारंभ नहीं करता, जब तक हम ये समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये व्यवस्था आखिर है क्यों। आखिर बिल्ली के ही रास्ते काटने से बुरा क्यों होता है? कुत्ता रास्ता काट जाए तो बुरा क्यों नहीं होता? कोई और रास्ता काट जाए तो बुरा क्यों नहीं होता? केवल बिल्ली के रास्ता काटने से ही बुरा क्यों होता है? जब हम ऐसा चिंतन करना प्रारंभ कर लेंगे तब हमारे समाज में बदलाव होगा। दोस्तों, आज से 200-300 साल पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। भारत में पहली बार बिजली उत्तरी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहली बार भारत में बिजली आई। इससे पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। रात में, दिन में लोग लालटेन का उपयोग करते थे ताकि उन्हें अंधेरे में भी दिख जाए। इस तरह से वाहन हुआ नहीं करते थे, क्योंकि बैलगाड़ी, आम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, तांगा का प्रयोग करते थे, जिनमें अक्सर बैल होते थे या घोड़े हुआ करते थे। ये ऐसे जानवर होते हैं जिनमें अचानक से आप इनके सामने कूद जाइए तो ये डर जाएंगे। आप किसी भी गाय के सामने एकदम से कूद जाना या फिर एकदम से चले जाना, वो अचानक से बिचक जाएगी, वो डर जाएगी। तो सोचिए, उसके सामने जब एकदम से बिल्ली गुजरती है तो डर जाती है। इससे ये खतरा होता है कि कई बार बैलगाड़ी पगडंडी से नीचे उतर जाती थी और कई बड़ा जान माल का नुकसान हो जाता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये डिसाइड किया था कि जब भी बिल्ली रास्ता काटे या बिल्ली सड़क में नज़र आए तो तांगे को या बैलगाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक दे, ताकि वह दोबारा से एकदम से ना आए और जानवर ना डरे। क्योंकि अक्सर कुत्ते या और दूसरे जानवर बिल्ली की तरह फुर्तीले होते तो हैं, लेकिन वे इसके तरह एकदम से कहीं भी कूद नहीं पड़ते। इसलिए परंपराओं को समझने का प्रयास कीजिए। अगर वे हमारे लिए सही है तो मानिए, नहीं तो भाड़ में जाने दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊंचे फासियन लिखते हैं, जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते और इनसे दूर भागने लगते। बाण भट्ट ने राजाओं के अभियान पर के विषय में लिखा है, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर निकला करते थे। रास्ते में पड़ने वाले नगरों के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होते थे और यह उनके लिए अनिवार्य भी था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना चाहते थे मगर उन्हें रोक दिया जाता था। वे राजा से अपनी शिकायतें करना चाहते थे लेकिन पहुंच नहीं पाते थे, पर राजा सेना अपने पीछे एक विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाते थे। दोस्तों, अक्सर बड़े बड़े राजा लोगों को दर्शन देने के लिए, अपनी जनता से मिलने के लिए एक बड़ी सी यात्रा निकालते थे। इस यात्रा में पूरा साजो सामान होता था, पूरे खाने बनाने का सिस्टम, कई हाथी होते थे और बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। ये छोटे छोटे गांवों से जब गुजरती तो ये एक विनाश सा फैला देती। हाथी छोटी छोटी झोपड़ियों को तोड़ देते थे
जो इनके जानवर होते थे गांव वाले के, वे कुछ जानवर डर कर भाग जाया करते थे। इस तरह से एक अलग सा माहौल हमें यहाँ पर बाणभट्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर गांव वाले की झोपड़ियों हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट आगे लिखते हैं, पूरी दुनिया घुल के गर्त में समझ जाती थी। पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द देखें तो प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणपथ, वंशावली, आनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम जैसे शब्द हमने यहाँ देखे और इनके अर्थ हमने समझाने का प्रयास किए। दोस्तों, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई और हर्षवर्धन जो थे वे 1400 साल पहले थे। अगर आप देखना चाहें कि ये परफेक्ट डेट कौन सी है तो अभी जो ईयर चल रहा है, जैसे 2022 अभी चल रहा है, तो 2022 में 1400 माइनस कर दीजिए तो डेट निकल जाएगी। कई बार कुछ आगे पीछे भी होती है क्योंकि ये कई दिनों से ही कई सालों से हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर आप 2010 या 2011 से 1400 माइनस करेंगे तो परफेक्ट डेट निकल जाएगी हर्षवर्धन के शासनकाल की। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर सही जानकारी मिले तो बिल्कुल देखिए जी, और अगर कोई कमी नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम सुधार कर सकें। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सफलता की शुरुआत उसी वक्त हो जाती है जब आप उसके लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन केवल सपने देखते रह गए आप तो फिर ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि हम सपने ही देखते रह गए। सपने देखिए, लेकिन मेहनत करना चालू कर दीजिए उन सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि आपका बुढ़ापा आराम से कट सके। फिर मिलेंगे वीडियो के अंत में, माफ़ कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हुई होगी, मैं काफ़ी जल्दी बोलने के चक्कर में कई बार शब्द गलत बोल गया या फिर लपड़ हो गया तो माफ़ कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह से बुरा लगा हो या फिर मेरे शब्द आगे पीछे हो गए हों, तो मेरा उद्देश्य था आपको एक अच्छी शिक्षा देना। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस प्रयास में सफल हो रहा हूँ। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देखता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।